जब हमारे नेता वोट मांगने निकलते हैं तो जनता के जनार्दन बताते हैं जनता को, और जैसे ही सत्ता मिल जाती है हमारे नेता जनार्दन को भूल जाते हैं। वो ये भी भूल जाते हैं कि जब जनता जनार्दन को गुस्सा आता है तो फिर सारी सियासत हवा हो जाती है और नेताजी की नेतागिरी अर्श से फर्श पर आ जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ है उत्तर प्रदेश के चंदौली में, जहां बिजली कटौती से परेशान जनता ने स्थानीय विधायक और सभासद को ही बंधक बना लिया। गुस्साए लोगों ने नेताजी को रस्सियों से बांधे रखा। काफी मशक्कत के बाद पुलिस नेताजी को भीड़ के चंगुल से छुड़ा पाई। ये रिपोर्ट देखिए। ये मंजर है चंदौली के अलीनगर इलाके का। लोगों का कहना है कि इस इलाके में बीते 15 दिन से बिजली नहीं है। इससे नाराज स्थानीय लोग रविवार को बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। अखिलेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। स्थानीय बीएसपी विधायक बब्बन चौहान और सभासद कयामुद्दीन को भी इस प्रदर्शन की जानकारी मिली। नेताजी ने सोचा अच्छा मौका है अखिलेश सरकार के खिलाफ सियासत चमकाने का, सो पूरी तैयारी के साथ पहुंच गए लोगों के बीच। लेकिन नेताओं की वादा खिलाफी से परेशान भीड़ बेहद गुस्से में थी और उसने दोनों नेताओं को ही चमका दिया। बिजली कटौती से नाराज लोगों ने विधायक बब्बन चौहान और सभासद कयामुद्दीन को बंधक बना लिया। लोगों ने उन्हें कुर्सी पर बैठाकर रस्सियों से जकड़ दिया। जनप्रतिनिधि है, ये हमारी जनता की मांग को शासन और प्रशासन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। हमें लगता है कि आप अपने कर्तव्यों से विमुख हो रहे हैं, इसलिए आज हमें ये कदम उठाना पड़ा, अन्यथा ऐसा हम कभी काम नहीं करेंगे। नेताजी को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जनता उनके साथ ऐसा बर्ताव करेगी। भीड़ का गुस्सा देख उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। जब उनसे पूछा गया कि बिजली की समस्या के लिए उन्होंने क्या किया, तो लगे एक के बाद एक अपने काम गिनाने। कहने लगे कि उन्होंने हर मोर्चे पर जनता की लड़ाई लड़ी, लेकिन किसी को लोगों की परवाह ही नहीं है। समस्या पहले तो बिजली की आज तो समस्या है बिजली का। इसके पहले ये लोग जो है शिकायतें दिए थे, जो है पानी जो है जल निकासी का बहुत बड़ी समस्या है यहाँ का, जिसको मैं विधानसभा में क्वेश्चन के माध्यम से भी लगा चुका हूँ और माननीय मुख्यमंत्री से लेकर सभी संबंधित अधिकारियों को भी लिखा जा रहा है। बब्बन चौहान की बात ठीक भी है। जब जनता गुस्से में हो और जान खतरे में हो तो फिर और कह भी क्या सकते हैं। इस दौरान नेताजी ने बिजली विभाग के कई अफसरों को फोन कर बुलाया, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। आखिरकार करीब 2 घंटे बाद स्थानीय पुलिस का दस्ता अलीनगर पहुंचा और विधायक जी को जनता की गिरफ्त से आजाद कराया और पूरी सुरक्षा के बीच उन्हें इलाके से बाहर ले गए। हालांकि दूसरी पार्टियों का आरोप है कि बब्बन चौहान ने यह पूरा ड्रामा अपनी पब्लिसिटी के लिए रचा। उन्हें किसी ने बंधक नहीं बनाया था। जो जनता के नुमाइंदे हैं, चुने हुए लोग हैं, उनको इस वाकये से सबक लेना चाहिए। जो वादे करो वो पूरे करो। मोदी सरकार के जो एमपी हैं, मोदी सरकार के जो मंत्री हैं, जिन्होंने बहुत लंबे लंबे वादे करे थे, साल भर हो गया एक भी वादा नहीं पूरा हुआ, तो जनता को सबसे पहले उनसे जवाबदेही होना चाहिए। इन छोटे विधायकों से जवाबदेही से क्या फायदा। उत्तर प्रदेश सरकार जब पर्याप्त बिजली का उत्पादन और सही वितरण नहीं करेगी तो निस्संदेह लोगों में नाराजगी पैदा होगी, पर ये नाराजगी का को भाजन जो है वो उत्तर प्रदेश की सरकार होनी चाहिए। मामला कुछ भी हो, उसे सियासी रंग देना तो नेताओं का हुनर है और यहाँ भी सभी दलों के नेता अपना हुनर दिखाने में जुट गए। कहीं ऐसा न हो कि सियासत के चक्कर में बिजली कटौती का मुद्दा हमेशा की तरह एक बार फिर हाशिए पर चला जाए और जनता जनार्दन एक बार फिर खुद को ठगा महसूस करे। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। और बात करते हैं राजधानी के राक्षस की। क्या एक शख्स इस तरह से हैवानियत कर सकता है? एक ऐसा दरिंदा जो मासूमों को अपना शिकार बनाता था, उनका यौन शोषण करता था और फिर बेरहमी से उनका कत्ल कर देता था। रविंद्र नाम के इस राक्षस की हैवानियत यही नहीं थमती। बच्चों की मौत के बाद भी वो उनके साथ रेप करता था। जैसे जैसे दिल्ली पुलिस की पूछताछ बढ़ रही है, दिल्ली का ये सीरियल रेपिस्ट एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे कर रहा है। सुनिए राजधानी के राक्षस की दिल दहला देने वाली ये दास्तां।
अपनी मम्मी के साथ जब बच्चों को उठा लेते थे, फिर उनके साथ गलत काम करता था, उन्हें मार देता था। सर वो चिल्लाते थे इसीलिए मैं उनको मार देता था। सर दारू पी लेते, फिर बाद में अफसोस आता था कि मैंने ऐसा गलत किया, क्यों किया। यह है राजधानी का राक्षस, नाम रविंद्र, लेकिन काम दरिंदे का। इसके मुंह से निकले एक एक शब्द कान में शीशे की तरह चुभ रहे हैं। इस हैवान की एक एक बात सुनकर कलेजा छलनी हो जाएगा। बाहरी दिल्ली के बेगमपुर इलाके से गिरफ्तार हुए रविंद्र को निठारी कांड के नरपिशाच से किसी भी सूरत में कम नहीं कहा जा सकता। मानसिक रूप से विक्षिप्त रविंद्र निठारी के नरपिशाच की तरह बच्चों की ताक में रहता था। पुलिस के मुताबिक ज्यादातर मामलों में बच्चों को सुनसान जगह पर ले जाकर पहले उनकी हत्या करता और फिर बलात्कार की घटना को अंजाम देता था। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद खुद आरोपी रविंद्र भी कैमरे पर अपना अपराध कबूल रहा है। सोते रहते थे घर के, अपनी मम्मी के साथ जब बच्चों को उठा लेते थे, फिर उनके साथ गलत काम करता था, उन्हें मार देता था और फिर अपने घर से। मारते क्यों थे बच्चे को? सर वो चिल्लाते थे इसीलिए मैं उनको मार देता था। तो मारते समय तुम्हें दया नहीं आती थी? 3 साल 4 साल बच्चों को मारते? नहीं सर, दारू पी लेते, फिर बाद में अफसोस आता था कि मैंने ऐसा गलत किया, क्यों किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी रविंद्र ने पूछताछ में बताया है कि पहचान छुपाने और बच्चों के रोने की वजह से वो बच्चों की हत्या कर देता था। निठारी के नरपिशाच सुरेंद्र कोहली की तरह ही रविंद्र भी बच्चे और बच्चियों दोनों को ही अपना शिकार बनाता था। पुलिस के मुताबिक रविंद्र ने दिल्ली के बेगमपुर, मुंडका, समयपुर बादली और कंझावाला के साथ साथ उत्तर प्रदेश के बदायूं, नोएडा और अलीगढ़ में भी बच्चे और बच्चियों के साथ इन वारदातों को अंजाम दिया था। 2012 में अलीगढ़ में अपने एक रिश्तेदार के यहाँ शादी में गए आरोपी रविंद्र ने वहां 5 घटनाओं को अंजाम दिया। उन वारदातों में रविंद्र ने एक बच्चे की कुकर्म के बाद हत्या कर दी थी, जबकि 4 बच्चों के साथ सिर्फ कुकर्म किया था। बहुत ही नॉर्मल एवरेज इंसान है और बात करने पे उसमें कुछ भी एबनॉर्मल नहीं लगेगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि एक प्रकार की ये सेक्सुअल परवर्जन है, उसको परवर्टेड माइंडसेट का आदमी है। पुलिस के मुताबिक आरोपी रविंद्र ने 2008 में पहली वारदात को अंजाम दिया, तब उसकी उम्र करीब 16 साल रही होगी। 2009 में उसने विजय विहार में 7 साल के बच्चे की हत्या कर उसके साथ कुकर्म किया। 2011 में उसने कंझावाला और मुंडका में 3 साल और 2 साल की बच्चियों को अपना शिकार बनाया। 2013 में नोएडा में 2 अलग अलग वारदातों में 8 और 9 साल की 2 बच्चियों की हत्या और बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। हालांकि नोएडा में हुए इन दोनों मामलों में नोएडा पुलिस के पास कोई मुकदमा ही दर्ज नहीं है। 2014 में आरोपी रविंद्र ने समयपुर बादली में एक बच्चे के साथ कुकर्म करने के बाद गला काटकर हत्या की कोशिश की थी, जिसमें वो बच्चा बच गया था। पुलिस ने रविंद्र को उस मामले में गिरफ्तार भी किया था। उस मामले में करीब 1 महीने पहले ही वो जमानत पर बाहर आया था। उसमें ये 15 वारदातों के बारे में बता रहा है, जिसके अंदर से अभी तक हम ऑन रिकॉर्ड जो है वो 7 केसेस हैं जो जिनके बारे में FIR रजिस्टर्ड है और जो हम कनेक्ट कर पाए हैं। बाकी हम अभी कोशिश कर रहे हैं कि रिकॉर्ड्स चेक करके ऐसे कौन कौन से मामले हैं जिसमें ये इन्वॉल्व रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में ऐसी घटनाओं के खुलासे और आरोपी की गिरफ्तारी ने सभी को चौंका दिया है। पुलिस लोगों को यह मशवरा दे रही है कि वो अपने बच्चों को अकेले कहीं न भेजें और अगर उनका बच्चा कहीं गुम हो गया तो तत्काल संबंधित थाने में मुकदमा दर्ज कराएं। रोंगटे खड़े कर देने वाली इस वारदात को अंजाम देने वाले शख्स ने अब तक 15 ऐसी वारदातों को कबूला है, लेकिन पुलिस ये मानकर चल रही है कि ये फेहरिस्त और कहीं ज्यादा हो सकती है। यही वजह है कि इस शख्स पर अब कई वैज्ञानिक परीक्षण भी करने की तैयारी हो रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि किन परिस्थितियों में और कैसे ये अपने शिकार को निशाना बनाता था। अभिषेक कुमार और कैमरा पर्सन जयपाल रावत के साथ अमित पांडे, दिल्ली IBN 7। दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके में 19 साल की मीनाक्षी की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई और इसको लेकर आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली पुलिस के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी यूथ विंग के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर पर प्रदर्शन किया और कमिश्नर का इस्तीफा मांगा। उन्हें काबू में करने के लिए पुलिस को भी वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। उधर पुलिस ने दावा किया है कि मीनाक्षी की हत्या में आरोपियों की मां का हाथ नहीं है। दिल्ली पुलिस और गृह मंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ नारे लगाते ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। दिल्ली में केजरीवाल सरकार बनाम दिल्ली पुलिस का टकराव सड़क पर आ गया।
इसके बाद कमिश्नर बस्सी ने प्रदर्शन कर रहे आम आदमी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। दूसरी ओर केजरीवाल ने पुलिस कमिश्नर को शहर की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर समन भेजने का दावा किया। मुख्यमंत्री दफ्तर ने पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी को सोमवार को पेश होने को भी कहा है। हालांकि कमिश्नर ने साफ कहा कि उन्हें समन नहीं भेजा गया है, बल्कि मिलने की गुजारिश की गई है। इसलिए वो सोमवार शाम 4 बजे केजरीवाल से मुलाकात करेंगे। रिक्वेस्ट की गई है कि मैं कोई सूटेबल टाइम मंडे को दूं, तो इसलिए मैंने राजेंद्र कुमार जी को बताया है कि मैं 4 बजे जो है मिल सकता हूं। तो उन्होंने मुझे टेंटेटिवली कंफर्म किया है कि 4 बजे की मीटिंग ऑन है। दरअसल दिल्ली पुलिस राज्य सरकार के नीचे न होकर गृह मंत्रालय के मातहत है। राज्य में कानून व्यवस्था की बिगड़ती हालत पर सीएम ने दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। दूसरी तरफ पीड़िता के परिजनों से मिलकर लौट रहे सतीश उपाध्याय ने दिल्ली पुलिस की तारीफ की। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस अच्छा काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस ने कहा कि केजरीवाल इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहे हैं। रिस्पॉन्सिबल इज जो गंदी मानसिकता के लोग हैं, जो इस समाज में अपनी माँ बहनों को गलत दृष्टिकोण से देखते हैं। पुलिस के पास किसी के माथे पर कौन क्या करने जा रहा है, या मेरे पास या आपके पास, किसी के पास नहीं है। बकायदा सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग दे, जो कि दिल्ली सरकार कर सकती है, और पुलिस जो है वो अपने तरफ से यहाँ पर बेहतर कानून व्यवस्था का इंतजाम करे। और जब दोनों के दोनों अपनी अपनी बात के अंदर विफल हो गए हैं, तो इस तरीके की घटनाएं होती हैं। इसलिए दोनों से मैं अनुरोध करूंगा, ऐसे मसले के ऊपर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप ना करें, बल्कि अपना अपना काम करें जो दोनों को करना चाहिए। लेकिन नेताओं के घर आने से मीनाक्षी का परिवार खुश नहीं है। उसकी मां का कहना है कि नंबर बढ़ाने के लिए नेता दौरा कर रहे हैं। ये तो अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं जी मेरे पास आके। बिल्कुल कोई मतलब मेरी हिम्मत नहीं बांध रही है। सोचते हैं भाई हम अपनी अपनी वो बढ़ाएं, आगे जाके अपने अपने वो बना रहे हैं। हम आपको बता दें कि बीते गुरुवार को 2 आरोपियों जयप्रकाश और उसके भाई ने कक्षा 11वीं की स्टूडेंट मीनाक्षी के चेहरे, सीने और पेट पर चाकू से 35 बार वार किए। हत्यारे सलाखों के पीछे हैं, लेकिन मीनाक्षी के घर नेताओं के दौरे से परिवार को जो हमदर्दी का मरहम लगना चाहिए था, वो शायद बड़े सियासी पारे के चलते नहीं लग पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और अब बात व्यापम घोटाले की। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। व्यापम घोटाले से जुड़ी घटनाओं और सीबीआई जांच को देखते हुए इस सत्र के हंगामेदार होने की पूरी संभावना है। कांग्रेस ने विधानसभा में शिवराज सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। व्यापम घोटाला मामले में मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार लगातार बैकफुट पर है। कांग्रेस हमले पर हमले कर रही है और शिवराज सरकार को जवाब नहीं सूझ रहा। एक बार फिर कांग्रेस शिवराज सिंह सरकार को घेरने की तैयारी में है। सोमवार से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में कांग्रेस ने व्यापम से जुड़े 300 सवालों की लिस्ट बनाई है। ये वो सवाल हैं जो सदन में भी शिवराज सिंह चौहान की मुश्किल बढ़ा सकते हैं। अब तक शिवराज सरकार व्यापम से जुड़े सवालों पर या तो चुप्पी साध लेती थी या फिर गोलमोल जवाब देकर अपना पीछा छुड़ाती आई है। IBN 7 के पास ऐसे ही कुछ सवालों की लिस्ट है जो व्यापम घोटाले से जुड़े हैं। 2009 में निर्दलीय विधायक पारस सकलेचा ने पूछा था कि क्या राज्य की PMT परीक्षा में अनियमितताएं हो रही हैं। सरकार ने जवाब दिया कि इसकी जानकारी जमा की जा रही है। मार्च 2011 में विधायक प्रताप गिरेवाल ने पूछा कि क्या मुख्यमंत्री बताएंगे कि मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में 2007 से लेकर 2010 तक कितने फर्जी दाखिले हुए हैं। इस पर शिवराज सिंह ने जवाब दिया कि 31 मार्च 2011 तक किसी भी फर्जी छात्र की पहचान नहीं हुई है। नवंबर 2011 में निर्दलीय विधायक पारस सकलेचा ने सवाल किया कि मुख्यमंत्री ने जो कमेटी बनाई उसमें कौन कौन थे और कितनी गड़बड़ियां पाई गईं। इस पर सरकार ने जवाब दिया कि 114 छात्रों की पहचान हुई है और जांच में व्यापम के अधिकारी, चिकित्सा विभाग, मेडिकल कॉलेज के अधिकारी लगाए गए हैं। व्यापम घोटाले के सवालों से बचती आई शिवराज सरकार के लिए आने वाला सत्र अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा। देखना यह है कि वो अग्नि परीक्षा में बच पाते हैं या नहीं। मनोज शर्मा, भोपाल, IBN 7। और जानलेवा बन चुका व्यापम घोटाला अब तक 45 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है। हम हर रोज आपको व्यापम के कुएं में दम तोड़ने वाले लोगों की कहानी दिखा रहे हैं। इस कड़ी में आज हम आपको दिखाएंगे मुरैना के
अंतरराम टैगोर की कहानी बताएंगे कि कैसे व्यापम के चलते एक हंसता खेलता परिवार बिखर गया। 71 साल के अनंतराम टैगोर अब इस दुनिया में नहीं है। व्यापम घोटाले में आरोपी अनंतराम की मौत 7 नवंबर 2012 को हो गई थी। डॉक्टरों के मुताबिक उनकी मौत कैंसर की वजह से हुई, लेकिन उनके घर वालों का कहना है कि व्यापम घोटाले के सदमे ने उनकी जान ले ली। दरअसल अनंतराम के छोटे बेटे जगदीश ने 2010 में पीएमटी की परीक्षा पास की थी। उसका दाखिला जबलपुर मेडिकल कॉलेज में हुआ था। बाद में पुलिस ने उसे व्यापम घोटाले में आरोपी बना दिया। इसके बाद जगदीश को कॉलेज से सस्पेंड कर दिया गया। उसे जेल भी जाना पड़ा। बाद में पुलिस ने जगदीश के पिता अनंतराम पर भी व्यापम घोटाले में दलाली करने का केस दर्ज कर लिया। अनंतराम के परिजनों का कहना है कि इस आरोप ने अनंतराम को भीतर से तोड़ दिया और 7 नवंबर 2012 को उनकी मौत हो गई। मेरे को आरोपी इसमें बनाया गया है, लेकिन मैं आरोपी हूँ नहीं। मैं एक अच्छा पढ़ने लिखने वाला स्टूडेंट। आपके पिताजी को भी आरोपी बनाया गया? जी नहीं, मेरे पिताजी को बहुत आरोपी डॉक्टर बीके गुहा बहुत मानसिक प्रताड़ित करता था। इससे मेरे पिताजी बहुत सदमे में रहते थे। पति को गवा चुकी जगदीश की मां को अब हर वक्त अपने बेटे का डर सताता रहता है। हाल ही में व्यापम घोटाले से जुड़ी मौत की घटनाओं के बाद उनका ये डर और बढ़ गया है। परेशानी है, पुलिस ने पकड़े था, परेशानियां ही आ रही है। महीना में 3-3 बार लगाते है तारीख, और जिनके पिताजी खत्म हो गए तो परेशानियां ही ऐसी बात आ गई। पुलिस का कहना है कि अनंतराम की मौत को व्यापम से जोड़ना गलत है, क्योंकि उनकी मौत लिवर कैंसर की वजह से हुई थी। व्यापम से जुड़ी हर मौत एक दर्द भरी दास्तान कह रही है, लेकिन ये सच है कि व्यापम का व्यापार तो कई सालों से चल रहा है। कई सालों से शिकायतें भी हो रही हैं, मगर लगातार हो रही संदिग्ध मौतों ने इस मामले की सीबीआई से करीने से जांच शुरू करा दी है। मनोज शर्मा, भोपाल, IBN 7। उत्तर भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। उज्जैन में बारिश से सड़कें तालाब में बदल चुकी हैं। कई मंदिर पूरी तरह से पानी में जलमग्न हो गए हैं। वहीं उत्तराखंड, यूपी के अलावा महाराष्ट्र में भी बारिश आफत बनकर आई है। ये तस्वीरें हैं महाकाल की नगरी उज्जैन की। ये नजारा किसी नदी का नहीं बल्कि सड़क का है, जो अब नदी में तब्दील हो चुकी है। गाड़ियां आधी से ज्यादा पानी में डूबी हुई हैं। 2 दिन की बारिश की वजह से शहर की 2 दर्जन से ज्यादा कॉलोनियों में पानी भर चुका है। लोगों के घरों में घुटनों तक पानी है। भारी बारिश और जमीन धंसने से हुए हादसे में एक ट्रक भी पलट गया। अब जरा ये मंजर देखिए। क्षिप्रा नदी में आए उफान की वजह से रामघाट पर तकरीबन सभी मंदिर जलमग्न हो चुके हैं। भगवान की मूर्तियां भी इस जल प्रलय से न बच सकी। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। भारी बारिश को देखते हुए उज्जैन और इंदौर में सभी स्कूल सोमवार को बंद रखने का ऐलान किया गया है। अब उत्तराखंड का हाल भी देखिए। उत्तरकाशी के वरुणावत पहाड़ से लगातार पत्थर गिर रहे हैं। पत्थर गिरने की वजह से यहाँ की सड़क बंद कर दी गई। कोई हादसा न हो इसलिए प्रशासन लगातार यहाँ डटा हुआ है। अब जरा उत्तरकाशी की इन तस्वीरों को भी देखिए। भारी बारिश की वजह से टोंस नदी उफान पर है। यहाँ कई साल से पुल नहीं बना है, लिहाजा कई परिवारों को नदी पार करने के लिए इसी तार का सहारा लेना पड़ता है। लोहे की ये पतली सी तार ही इन लोगों की जिंदगी की डोर है। बच्चों को स्कूल जाना हो, रोजमर्रा का सामान लाना हो या मवेशियों के लिए चारा, लोग इन्हीं तारों के जरिए एक किनारे से दूसरे किनारे जाते हैं। कल देर शाम को रास्ता टूटा था और चूंकि भारी बरसात चल रही है पहाड़ों में, तो इस वजह से यहाँ पर भी काफ़ी टिपिकल रहता है। तो ये स्लाइडिंग जोन है, इस वजह से यहाँ पे कल शाम को टूट गया था। उसके बाद यहाँ पे गाड़ियों की कुछ कतारें लग गई थी, स्वाभाविक है। तो हमारे द्वारा इन गाड़ी जो पीछे भी जो गाड़ियाँ आ रही थी उन्हें श्रीनगर में रोका गया है। ये तस्वीरें हैं उत्तराखंड के श्रीनगर की। मशीन के जरिए रास्ते से मलबा हटाने का काम चल रहा है। शनिवार को हुई बारिश की वजह से पहाड़ से पत्थर गिरकर सड़क पर आ गए। देखिए पहाड़ किस खतरनाक ढंग से कटा हुआ है। नासिक से आए हुए हम यहाँ कल 5:30 बजे से फंस गए। बड़ी बारिश चालू थी और पत्थर बित्तर आ रहे थे नीचे, मगर अभी तक तो कुछ दिख नहीं रहा है कुछ रास्ता खुलने का। तो खंडाला के पास मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर भारी बारिश की वजह से जमीन धंसने से ट्रैफिक रोकना पड़ा। पहाड़ से आईपीएल सट्टेबाजी केस में जस्टिस लोढ़ा कमेटी के फैसले के बाद आज हुई आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की इमरजेंसी बैठक। उम्मीद की जा रही थी कि इस बैठक में बीसीसीआई एक ठोस कदम उठाकर पूरी दुनिया को यह संदेश देगी कि वो इस मुद्दे को लेकर कितनी गंभीर है, लेकिन अपने चिरपरिचित अंदाज में बीसीसीआई ने एक बार फिर से एक कमेटी बनाकर मामले के 6 हफ्ते के लिए उसे मामले को टाल दिया है। बीसीसीआई प्रेस रिलीज जारी कहा गया है कि वो लोढ़ा कमेटी की सभी बातों का सम्मान करती है और उनका पालन भी किया जाएगा।
मुझे अथराइज किया है कि एक स्मॉल ग्रुप विद इन द गवर्निंग काउंसिल मेंबर्स, एक स्मॉल ग्रुप हम बनाएंगे जो 6 हफ्ते के अंदर अपनी रिपोर्ट देगा कि आगे इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, आगे आईपीएल कैसे हो, क्या ऑप्शंस हैं, कितनी टीम हो, कितनी टीम से खेला जा सकता है। क्रिकेट से जुड़ी एक और खबर, भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरे और आखिरी टी20 मुकाबले में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा है। 2 मैचों की सीरीज के आखिरी टी20 में जिम्बाब्वे ने 10 रनों से मैच जीत लिया। जिम्बाब्वे से मिले 146 रनों के लक्ष्य तक टीम इंडिया नहीं पहुंच पाई और सिर्फ 135 पर ही ठहर गई। उथप्पा के अलावा कोई भी भारतीय बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाया और अंत में ये लक्ष्य भारत के लिए बड़ा साबित हुआ और इसी के साथ 2 मैचों की सीरीज 1-1 की बराबरी पर रही। इससे पहले भारतीय टीम ने वनडे सीरीज 3-0 से जीती है। और इन 9 बजे में फिलहाल इतना ही।